हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस 1, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और आज हमारा कर्व ट्रेसिंग का 3rd लेक्चर है, जो कि लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग पोलर इक्वेशन। यानी कि हम ऐसे कर्व को ट्रेस करेंगे जिसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कर्व ट्रेसिंग में हमें 2 तरह के कर्व को ट्रेस करना है। एक जिनकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, जो हम सेकेंड लेक्चर में कवर कर चुके हैं, है ना, और दूसरे जिनकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में है, जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारा इस तरीके से कर्व ट्रेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कर्व ट्रेसिंग के सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सब में एक ही जैसे स्टेप को आपको फॉलो करना है ना, सब सेम स्टेप रिपीट करने हैं आपको। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक बार आपको स्टेप बता देता हूं कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोलर फॉर्म की। देखिए, जब भी आपको कोई इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन होगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो पोलर फॉर्म की इक्वेशन होती है उसमें आर और थीटा 2 पैरामीटर होते हैं, है ना। इससे पहले भी हम पोलर फॉर्म इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो पोलर फॉर्म आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से आती होगी। तो पोलर फॉर्म जो होती है वो इस तरह से होती है, आर इक्वल टू एफ थीटा, यानी कि यहाँ पर आर और थीटा 2 वेरिएबल होते हैं, 2 पैरामीटर होते हैं, जिसमें हमें पोलर फॉर्म गिवन होती है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, आर और थीटा का यहाँ पर मीनिंग क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास इक्वेशन पोलर फॉर्म में होगी तो अगर मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे एक पॉइंट दिया P, तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x और y नहीं होंगे, r और थीटा होंगे। क्या होंगे? r और थीटा। यहाँ पर r क्या है? r यहाँ पर ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, और जो थीटा होगा, थीटा देखिए क्या होगा, ओरिजिन से P पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल ये लाइन बनाएगी, वो होगा हमारा थीटा। देखिए, थीटा को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे, जो हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, यहां पर थीटा 0 होता है, क्योंकि ये हमारी इनिशियल लाइन है। इस एक्स एक्सिस को पोलर फॉर्म में हम इनिशियल लाइन कहते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ये जो लाइन हमारी होती है इसको बोला जाता है इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन पे थीटा 0 होता है। देखिए, यहां पर लिखा मैंने इनिशियल लाइन, और यहां पर थीटा कितना है? 0 है। एंगल आप यहीं से शुरू करेंगे मेजर करना, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो देखिए ये एंगल हमारा, ये जो लाइन है, ये लाइन थीटा एंगल बना रही है। तो इस पॉइंट के जो पैरामीटर हो गया या कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए आर कॉमा थीटा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? आर कॉमा थीटा। उसके बाद वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वाई एक्सिस की जो लाइन होती है इसको कहा जाता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 की लाइन है, क्योंकि यहां पर एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, जो हमारी, अगर आप पोलर फॉर्म में अगर आप देखें तो जो हमारी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी जो इक्वेशन है वो थीटा इक्वल टू 0 है, और जो वाई एक्सिस है इसकी इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, और पहले से आप लोगों को आता भी होगा। दूसरा, यहां पर जो ओरिजिन है, पोलर फॉर्म में ओरिजिन को पोल कहा जाता है। पोलर फॉर्म में ओरिजिन को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो आर है, डिस्टेंस, इसको कहा जाता है रेडियस वेक्टर, और ये जो एंगल है थीटा, इसको बोला जाता है वेक्टोरियल एंगल। तो ये सिर्फ इनके नेमिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो थीटा एंगल है वो कहां से बनेगा, आर क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इनिशियल लाइन क्या है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप पोलर फॉर्म के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म बहुत आसान है, बस आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये यहीं पर पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन में भी हमने पोलर फॉर्म पढ़ी थी। चलिए, अब आगे चलते हैं। नाउ ट्रेसिंग ऑफ कर्व हैविंग पोलर इक्वेशन। तो अब हम ऐसे कर्व को ट्रेस करना सीखेंगे जिसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन होगी। तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, ध्यान देंगे। देखिए, इससे पहले सेकंड लेक्चर में हम कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करना सीख चुके हैं, और जो स्टेप वहां पर थे वही सेम स्टेप यहां पर भी होंगे, है ना। स्टेप वही होंगे जो वहां पर थे सेम।
कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा वर्किंग में अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पोलर फॉर्म में होगा, वहां सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में था। स्टेप सेम है। देखिए वहां पर हमारा पहला स्टेप था सिमेट्री, और यहां पर भी हमारा पहला स्टेप सिमेट्री ही है। देखिए तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री चेक करनी है हमें, है ना, सिमेट्री चेक करनी है। अब जरा सिमेट्री को चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक किया जाएगा यहाँ पर सिमेट्री को। देखो यहाँ पर आपको 4 टाइप की सिमेट्री चेक करनी होगी। कार्टेशियन फॉर्म में हम 5 टाइप की सिमेट्री चेक कर चुके हैं। देखिए कौन कौन सी है, जरा ध्यान देंगे। इफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन थीटा इज रिप्लेस बाय माइनस थीटा। अगर हम पोलर इक्वेशन में, जो हमें गिवन इक्वेशन है जिसका हमें कर्व को ट्रेस करना है, अगर उस इक्वेशन में हम थीटा को रिप्लेस कर दे माइनस थीटा से, किससे रिप्लेस कर दे, माइनस थीटा से, और उस पोलर इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, मतलब पोलर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। तो जो हमारा कर्व होगा वो इनिशियल लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। इनिशियल लाइन का मतलब है थीटा इक्वल टू 0 वाली जो लाइन होती है, जिसको हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो इनिशियल लाइन का मतलब है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए ये है हमारी इनिशियल लाइन, दिस इज द इनिशियल लाइन, है ना। तो यानी कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा कर्व, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी कंसीडर किया। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ पर जो पोलर फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा, जो यूनिवर्सिटी एकेटीयू एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन एकेटीयू में सबसे ज्यादा बार आता है। अगर आप इसको देखेंगे तो जब भी कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन आता है तो 50% टाइम तो यही आता है, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसके कर्व को ट्रेस करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में भी इसी क्वेश्चन को कंसीडर किया, इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में भी मैंने क्या किया, कंसीडर किया। देखिए चलिए, तो यहां पर देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है पोलर फॉर्म में, दिस इज द पोलर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 2 वेरिएबल है, एक थीटा और एक आर। तो जब भी वेरिएबल आर और थीटा होगा तो इक्वेशन क्या होगी, पोलर फॉर्म में होगी। अब जरा यहां पर आप थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करके देखिए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं यहां पर थीटा की जगह माइनस थीटा रखूं तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर मैं यहां पर थीटा की जगह पर माइनस थीटा रख दूंगा तो ये कॉस माइनस 2 थीटा हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आपको सब बता चुका हूं, है ना, और आप अच्छे से आपको फॉर्मूले आते भी हैं कि अगर कॉस माइनस थीटा, देखिए ये फॉर्मूला आप सब लोगों को आता होगा कि जो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है वो कॉस थीटा होता है। यानी कि अगर कॉस के आगे नेगेटिव एंगल लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस नेगेटिव साइन को हटा सकते हैं। नेगेटिव थीटा और पॉजिटिव थीटा की वैल्यू सेम ही होती है। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो इसके हिसाब से यहां पर ये ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा वापस आ जाएगा। यानी कि अगर मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस भी कर दूं तो वापस यही इक्वेशन आएगी। तो जब वापस यही इक्वेशन आएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थीटा को अगर मैं माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो इक्वेशन, पोलर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो जो हमारा, अगर ऐसा है तो कर्व क्या होगा, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखिए इसका जो कर्व है ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ये हमारा पहला ही क्वेश्चन हम बनाएंगे, ऐसा क्यों बना है अभी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि इस कर्व, इसका जो कर्व होता है वो इस टाइप का होता है ना, ये दोनों तरफ एक ही जैसा है, इस टाइप का कर्व बनता है। इसका ट्रेस करेंगे इस कर्व को जब क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो आप इस कर्व को देख सकते हैं। ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट यानी कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। देखो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट यानी कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। अब देखो ये एग्जांपल मैंने कंसीडर क्यों किया, क्योंकि सभी ये सारी सिमेट्री को सेटिस्फाई करता है। एक ही एग्जांपल से सारी सिमेट्री समझ में आ जाएगी। देखो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि देखिए जहां पर भी कॉस थीटा आ रहा होगा, अगर किसी पोलर इक्वेशन में कॉस थीटा आ रहा है तो आप जब भी थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही आ जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। साइन स्क्वायर थीटा है, अब साइन स्क्वायर थीटा वैसे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि जितने भी कर्व ऐसे होंगे जहां पर थीटा को माइनस थीटा रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब सिमेट्रिक होंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी कि इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक
होंगे। दूसरी सिमेट्री को चेक करते हैं। इफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन r इज रिप्लेस बाय -r, अगर हम r को -r से रिप्लेस कर दें, है ना, तो जो कर्व होगा हमारा, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल, तो सिमेट्रिकल पोल के जो कर्व होगा वो पोल के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। देखो अगेन यही एग्जांपल है, यहां पर आप r की जगह -r रख दीजिए तो -r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पोल के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखो ये पोल के अबाउट सिमेट्रिक है, ये हमारा पोल है। अगर आप देखें तो इस पोल के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक है। देखो इस पोल के इधर देखो, इस पोल के इधर देखो, सेम कर्व बन रहा है। इस पोल से इधर देखो, इस पोल से इधर देखो, सेम कर्व बन रहा है। यानी कि जो हमारा कर्व है पोल के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो जब भी -r को -r से रिप्लेस करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, तो कर्व हमारा पोल के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर r स्क्वायर की जगह केवल r होता तो यहाँ पर ये सिमेट्री नहीं होती, है ना। r स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ केवल r = a² cos 2θ कर दूं, तब ये कर्व सिमेट्रिक नहीं होगा पोल के अबाउट। चलिए नेक्स्ट सिमेट्री देखो, यानी कि ये जो हमारा एग्जांपल है, देखो कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें सारी सिमेट्री अवेलेबल है, ये सारी सिमेट्री है इसमें, है ना। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। इफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन r इज रिप्लेस बाय -r, अगर हम r को -r से रिप्लेस कर दें और थीटा को -θ से रिप्लेस कर दें, मतलब इस बार एक साथ दोनों रिप्लेस कर दिए और कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन अबाउट θ = π/2। ये जो θ = π/2 है, ये एक्चुअल में क्या है, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस। तो अब यहां पर आप देखो जरा, ये जो कर्व है हमारा, ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो हमें पहले देखिए, अगर आप इस कर्व को देखें तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना y के उधर है उतना ही y के इधर भी है, मतलब जैसा उधर है वैसा ही इधर भी है। तो ये हमारा y एक्सिस के अबाउट भी क्या है, सिमेट्री है। तो इसमें सारी सिमेट्री अवेलेबल है। ये θ = π/2, देखिए पोलर फॉर्म में y एक्सिस को θ = π/2 बोला जाता है, π/2 लाइन है वो। नेक्स्ट सिमेट्री देखो, इफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन थीटा इज रिप्लेस बाय पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। अब अगर मैं थीटा को पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा से रिप्लेस कर दूं, है ना, अगर हम ऐसा कर दें, ठीक, और कर्व में कोई चेंज नहीं आता है, तो कर्व सिमेट्रिकल होगा अगेन थीटा = π/2 के अबाउट। तो देखो इसको भी चेक करो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखूंगा तो जरा ध्यान देना क्या आएगा, r² = a² cos 2θ। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख देता हूं तो ये cos 2π - 2θ हो जाएगा। और आप जानते हैं 2π - 2θ फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 2π - 2θ cos 2θ के ही बराबर होगा, यानी कि इसका मतलब वापस इनिशियल कर्व आ गया। और ये इसी तरह से अगर आप यहाँ पाई माइनस थीटा की जगह पाई प्लस थीटा रख देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो तब भी यही आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो यानी कि आप पाई माइनस थीटा रखें या पाई प्लस थीटा रखें, वापस कर्व जो इनिशियल कर्व है वही आ जाएगा। तो देन द कर्व इज सिमेट्रिकल, तो हमारा कर्व y एक्सिस के अबाउट यानी कि थीटा = π/2 के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो देखो ये कर्व सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा सिमेट्री का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप की सिमेट्री चेक करनी है, मैंने आपको सभी सिमेट्री बता दी। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिमेट्री को चेक करेंगे। पहला स्टेप आपको जो पोलर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन हो, अगर आपको कर्व ट्रेस करना है तो पहला स्टेप है कि आप सिमेट्री को चेक करिए। सिमेट्री चेक करनी ही पड़ेगी आपको, है ना। तो हमें यहां से सिमेट्री हमने चेक कर ली, हमें पता चल गया कि कर्व जो है सभी तरफ एक ही जैसा बनेगा। ठीक, चलिए अब स्टेप नंबर 2 ओरिजिन, और ओरिजिन को यहाँ क्या कहते हैं, पोल भी कहते हैं। सेम स्टेप, कार्टेशियन फॉर्म हो या फिर पोलर फॉर्म हो, दोनों ही केस में सेकंड स्टेप क्या है, ओरिजिन है। सारे स्टेप सेम है, बस कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सब कुछ वही है जो कार्टेशियन फॉर्म में था, बस अंतर है पोलर फॉर्म का। तो कैसे चेक करेंगे कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा इसको समझेंगे ध्यान से। देखो कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करते थे, x को 0 रखते थे। x को 0 रखने पे अगर y 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है।
यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां आर को 0 पुट करेंगे। अगर आर को 0 पुट करने के बाद थीटा, देखिए अब यहां पर ऐसा नहीं कि थीटा 0 आएगा, अगर आर को 0 पुट करने के बाद थीटा की रियल वैल्यू आ जाती है, रियल वैल्यू, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, अगर रियल वैल्यू आ जाती है तो कर्व ओरिजिन से पास होगा, कर्व ओरिजिन से पास होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो पुट आर इक्वल टू 0 इन द गिवन कर्व, if we get some real values of theta then the curve passes through the pole, otherwise not। चलिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर कर्व लिख लेता हूं। कर्व क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब यहां पर वैल्यू को पुट करते हैं ना, पुट आर इक्वल टू 0, आर की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही आप आर की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, देखिए जैसे ही आप आर की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब मैं यहां पर आर को 0 पुट कर दिया, तो आर को 0 पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि कॉस 2 थीटा 0 कब होता है, cos 2 थीटा 0 होता है पाई बाई 2 पे। कहां 0 होता है, पाई बाई 2 पे। लेकिन पाई बाई 2 पे भी 0 होता है और माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 होता है। इसका मतलब यहां से 2 थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस पाई बाई 2, ये हमारी वैल्यू आएगी। और यहां से अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस पाई बाई। ये एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने ले रखा था उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा और आर को 0 पुट कर दें तो थीटा की देखो आपको प्लस माइनस पाई बाई 4 वैल्यू मिल रही है। यानी कि अगर आपको थीटा की रियल वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास होगा। तो ये कर्व ओरिजिन से पास होगा और आप देख सकते हैं सभी एग्जाम्पल में ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ओरिजिन से ही पास हो रहा है। चलो अब आगे देखो, नाउ टेंजेंट एट द पोल। अब अगर ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो अब आपको इसकी टेंजेंट निकालनी होगी। देखिए यहां पर जो लाइन की इक्वेशन होगी वो थीटा की फॉर्म में होगी, है ना। जैसे एक्स एक्सिस की लाइन को हम क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। और यहां पर कोई भी लाइन जो पास होगी ओरिजिन से या कहीं से भी, उसकी जो वैल्यू आएगी, उसकी जो इक्वेशन आएगी वो थीटा इक्वल टू में आएगी। अब हमें टेंजेंट निकालनी है तो क्या करेंगे, टेंजेंट निकालने के, पुट आर इक्वल टू 0 द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा गिव द टेंजेंट एट पोल। तो देखो यहां पर इस कर्व के लिए हमें 2 टेंजेंट मिलेंगी, कौन कौन सी, एक तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 और दूसरी टेंजेंट मिलेगी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो यहां पर हमें 2 टेंजेंट मिल गई ओरिजिन पे। अब देखो एक बात बताइए, अगर 2 टेंजेंट ओरिजिन पे मिली हैं, अब ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, रियल भी है और डिफरेंट भी है, डिस्टिंक्ट टेंजेंट है। इसका मतलब ओरिजिन पे क्या बनेगा, ओरिजिन पे बनेगा नोड। तो 0,0 क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में 0,0 हो जाएगा नोड। तो ये मैं आपको केवल स्टेप बता रहा हूं, मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। एग्जांपल हमेशा यही नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे, फाइंड एसिम्पटोट्स। इसके बाद आपको फाइंड करनी होगी एसिम्पटोट्स। अब पोलर फॉर्म में एसिम्पटोट्स को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, जो आपको गिवन कर्व दिया है ना, जो आपको गिवन कर्व दिया है, अगर उस कर्व में थीटा की वैल्यू पुट करने पे, थीटा की वैल्यू को पुट करने पे अगर आर इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर आर इनफाइनाइट होता है, तो देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब मैंने थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट की और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे आर हो गया इन्फिनिटी, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 क्या होगा, एक एसिम्पटोट होगा। ये एक एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी। बोलो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो एसिम्पटोट है वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आर किस एंगल पे आर इनफाइनाइट हो रहा है, किस एंगल पे आर इनफाइनाइट हो रहा है, वही उसकी एसिम्पटोट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो कर्व है आपका वो इनिशियल लाइन को कहां पर कट कर रहा है, इनिशियल लाइन को या फिर थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लाइन को कहां पर कट कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। आप इनिशियल लाइन को कहां कट कर रहा है, अगर आपको ये निकालना है तो आप थीटा को 0 पुट कर दीजिए। तो थीटा को 0 पुट करने पे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी
जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कर्व है वो इनिशियल लाइन को कहां पर कट कर रहा है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में रीजन आपको कैलकुलेट करना होगा। यहां रीजन कैलकुलेट करना भी आसान है। क्यों आसान है? आपको सिर्फ ये चेक करना है कि थीटा की किस वैल्यू पे आर की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो जहां पर थीटा की वैल्यू पर आर की वैल्यू डिफाइन ना हो वो रीजन, उस रीजन में हमारा कर्व नहीं आएगा, और जहां पर थीटा की वैल्यू के लिए आर की वैल्यू डिफाइन है उस रीजन में हमारा कर्व आएगा। तो इसको भी चेक करना बहुत आसान है। देखिए पोलर फॉर्म अगर आप कंपेयर करें कार्टेशियन फॉर्म से तो आसान है। और लास्ट स्टेप, प्रिपेयर अ टेबल फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। तो आर और थीटा की कुछ वैल्यू के लिए हम टेबल बनाएंगे और फिर उन वैल्यूज से हम क्या बना देंगे, अपने कर्व को क्या करेंगे, ट्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट को हम अपना याद रखेंगे कि हमने क्या क्या स्टेप है हमारे, उन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आ गया पहला, ट्रेस द कर्व। इस कर्व को हमें ट्रेस करना है ना। और इस कर्व का जो नाम होता है वो बर्नौलीज लेमस्टेड है। कभी कभी नाम से लिख के आ जाता है, इसलिए नाम आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कर्व है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन कर्व। देखिए गिवन कर्व क्या है हमारा, ध्यान दे, गिवन कर्व। तो यहां पर गिवन कर्व है मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, और इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले चेक करेंगे सिमेट्री। सबसे पहले चेक करेंगे सिमेट्री, ये हमारा पहला स्टेप होगा। सिमेट्री को हम चेक कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए कैसे चेक करेंगे। अगर देखो सिमेट्री, मैं यही जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल लिया, तो मेरे ख्याल से अब किसी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सिमेट्री की बात करें, है ना, तो देखो ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन आपको दी है, इसमें आप थीटा को रिप्लेस कर दो माइनस थीटा से, आर को रिप्लेस कर दो माइनस आर से, है ना, और पाई को रिप्लेस कर दो पाई माइनस थीटा से। तो क्या होगा, ये कर्व जो होगा अनचेंज रहेगा, द कर्व रिमेन अनचेंज। अब जरा ध्यान देना, लिखेंगे कैसे, द कर्व remains unchanged when, देखिए कब ये अनचेंज रहेगा, when थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा। देखिए आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद when theta is replaced by minus theta or r is replaced by minus r, है ना, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया और r को माइनस r से रिप्लेस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस थीटा, या थीटा इज रिप्लेस बाय पाई प्लस थीटा। आप किसी को किसी से भी रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कर्व हमेशा सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब जरा ध्यान देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि therefore curve is symmetric about, therefore the curve is सिमेट्रिकल अबाउट, किस किस के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक है, जरा ध्यान देना। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन एंड पोल। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, जरा यहां पर ध्यान देंगे, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन कॉमा, इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, एंड पोल, और पोल के अबाउट भी सिमेट्रिकल। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि जो हमारा गिवन कर्व है वो इनिशियल लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 की लाइन भी अबाउट भी सिमेट्रिक है, और पोल के अबाउट भी सिमेट्रिक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। सिमेट्री हमारी चेक हो गई, यानी कि हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2, इसमें हमें चेक करना है पोल, या फिर हम कह सकते हैं पोल को और क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब हमें पोल और ओरिजिन की बात करनी है, जरा यहां पर ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले पोल और ओरिजिन की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए पोल और ओरिजिन, तो हमें क्या करना है, पहले तो ये चेक करना होगा कि क्या गिवन कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, पोल से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या किया था, ये तो मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिया था। आर को 0 पुट करना है। आर को 0 पुट करने पे अगर थीटा की रियल वैल्यू आती है तो हमारा कर्व ओरिजिन से पास करेगा। तो पुट आर इक्वल टू 0, पुट आर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो देखो कितना आ जाएगा, तो यहां से आपको 0 पुट करने पे मिलेगा ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, और यहां से कॉस 2 थीटा की वैल्यू 0 आ गई, और थीटा की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। देखिए कॉस 2 थीटा 0 है, तो 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2, और थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। तो थीटा की दो वैल्यू हमारे पास यहां पर आ रही है, एक प्लस पाई बाई 4 और एक माइनस पाई बाई 4। इसका मतलब क्या है कि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एग्जिस्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आर एग्जिस्ट। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी, और जो पोल होगा वो हमारा होगा नोड। क्या होगा, पोल को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। तो देखिए मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं, जरा ध्यान देंगे। देखिए तो यहां पर देखिए अब हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आर एग्जिस्ट, है ना। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स आर एग्जिस्ट, कौन कौन सी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 एंड थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। और जो हमारा पोल है 0,0 इज अ नोड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम नोड। तो देखो दो स्टेप हमारे पूरे हो गए, हमने सिमेट्री चेक कर ली, है ना, सिमेट्रिक है। पोल हमने ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ पर दो टेंजेंट है, एक थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, एक थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और दोनों ही टेंजेंट ओरिजिन से पास होंगी। तो इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे एसिम्प्टोट। क्या देखेंगे, एसिम्प्टोट। नाउ स्टेप नंबर 3। अब थर्ड स्टेप पे जरा ध्यान दीजिए। थर्ड में हमें चेक करना है कि क्या इसमें एसिम्प्टोट है या नहीं है ना। देखिए एसिम्प्टोट को चेक करते हैं। तो एसिम्प्टोट कैसे, क्या बताया था मैंने आपको, अगर अगर आप थीटा की वैल्यू पुट करिए, अगर थीटा की वैल्यू पुट करके आपको आर इंफिनिटी मिलता है तो तब आपको एसिम्प्टोट मिलेगी। अगर आप यहां पर ध्यान दें, पहले मैं यहां पर कर्व को लिख लेता हूं। देखिए कर्व हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, देखो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कभी इनफाइनाइट होता ही नहीं भाई, कॉस 2 थीटा किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नहीं होता। तो अगर कॉस 2 थीटा इनफाइनाइट नहीं होगा तो आर इनफाइनाइट कैसे आएगा, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई एसिम्प्टोट नहीं होगी, इसमें कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगी। बात समझ में आ रही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, है ना। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा आर कैन नॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी कि आर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू, देखिए यहां पर आप लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। अगर आप यहां पर थीटा को कुछ भी पुट करिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा आर कैन नॉट बी इनफाइनाइट, है ना।
तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा जो हमारे पास आर होगा, आर नेवर टेंड्स टू इनफाइनाइट, नेवर टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आर जो होगा हमारा वो इनफाइनाइट नहीं होगा। आर नेवर टेंड्स टू इनफाइनाइट, आर कभी भी इनफाइनाइट्स की तरफ नहीं जाएगा, चाहे आप थीटा को कुछ भी पुट करिए। तो इसका यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये लिखना कि यहाँ पर कोई एसिम्पटोट्स नहीं है, यानी कि आप लिखेंगे देयरफॉर नो एसिम्पटोट एग्जिस्ट, कोई एसिम्पटोट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि एसिम्पटोट की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ही नहीं एसिम्पटोट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। इनिशियल लाइन के साथ जनरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इनिशियल लाइन। अब जरा ध्यान देना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, देखिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, पुट थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 क्या हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इनिशियल लाइन। तो आप थीटा को 0 पुट करिए इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, और देखिए आर कितना आ रहा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 आप सब जानते हैं कि 1 होता है। तो यहां से मुझे जो वैल्यू मिलेगी, यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि आर की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस ए होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए, ये हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, चलिए तो यहां से आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए आर, अब जरा ध्यान देना, आर की वैल्यू प्लस माइनस ए आ गई, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए जब थीटा को आपने 0 पुट करा तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता आर कॉमा थीटा। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, ये दोनों क्या है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0, यानी कि जो हम कर्व ट्रेस करेंगे वो इनिशियल लाइन को ए और माइनस ए पे कट करेगा। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीजन। अब हम फाइंड करेंगे रीजन, जरा ध्यान दीजिए रीजन क्या होगा, रीजन की बात करते हैं। देखिए अब रीजन चेक करना है, यानी कि अब आपको ये चेक करना है कि ये कर्व कहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं और पता चल जाएगा हमें कहां पर ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, मैं इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा देता हूं, तो देखिए क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट में कॉस 2 थीटा आएगा। और आप अच्छे से जानते हैं रूट के अंदर cos 2 थीटा है, तो यानी कि cos 2 थीटा निगेटिव नहीं हो सकता, तो जब भी cos 2 थीटा निगेटिव आएगा उस एरिया में ये कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपको ये चेक करना है कि 2 थीटा निगेटिव कब होगा, है ना भाई, आपको चेक कर सकते हैं, आपको केवल 0 से लेकर 360 तक ही तो चेक करना है। तो 0 से 360 तक आप ये देखिए कि cos 2 थीटा निगेटिव कब होगा। तो अब जरा देखते हैं cos थीटा निगेटिव होता कब है। देखिए cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से 90 तक पॉजिटिव है, उसके बाद 90 से लेकर 270 तक नेगेटिव है, और 270 के बाद अगेन हमारा क्या है, पॉजिटिव। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब अगर थीटा हमारा 0 से 90 है तो पॉजिटिव, और 270 से 360 है तो भी पॉजिटिव। लेकिन यहां पर बेटा थीटा देखना आपको, लेकिन यहां पर 2 थीटा है। तो देखो अगर यहां पर थीटा को मैं π/4 कर दूं तो cos 2 थीटा 90 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा कर्व है वो कर्व कहां से कहां तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, जरा ध्यान देना। अगर मैं यहां पर थीटा को π/4 रख दूं तो ये 90 हो जाएगा, और अगर मैं यहां पर थीटा को 135 रख दूं तो ये 270 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो थीटा है, जब हमारा थीटा π/4 से लेकर के यानी कि 45 से लेकर के 135 तक रहेगा,
थीटा की वैल्यू जब तक 45 से लेकर के 135 तक रहेगी तब तक ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कर्व एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जरा ध्यान से समझिए। कर्व डज नॉट एग्जिस्ट वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन, देखिए कर्व कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन, देखिए लेस देन ग्रेटर देन होगा पाई बाई 4 से, यानी कि थीटा अगर पाई बाई 4 से बड़ा है तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू 135 यानी कि 3 पाई बाई 4 तक। तो अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में है तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि थीटा अगर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में है तो cos 2 थीटा निगेटिव आएगा, और cos 2 थीटा निगेटिव आ गया तो r इमेजिनरी आएगा, यानी कि कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें पता चल गया कर्व कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेबल। अब हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, तो यहां पर जरा ध्यान देंगे टेबल। तो स्टेप नंबर 6, तो 6 स्टेप में हमें क्या करना है, टेबल को प्रिपेयर करना है। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, टेबल प्रिपेयर करना है। तो चलिए टेबल हम बना लेते हैं पहले एक। देखिए तो टेबल यहां पर बनाएंगे, ये ले, ठीक है। अब यहां से कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। चलिए पहले वैल्यूज को रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं थीटा और यहां पर ले लेता हूं आर। अब जरा ध्यान से देखिएगा वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे। देखो थीटा और आर, अब यहां पर कर्व की इक्वेशन में मैं लिख ही देता हूं ऊपर। देखिए कर्व की इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। देखो अगर मैं थीटा को यहां पर 0 रखता हूं, थीटा को 0 रखने पे आर कितना आएगा। देखो अगर हम यहां पर थीटा को 0 रख देते हैं तो आर कितना आएगा। देखो थीटा को 0 रखेंगे तो आर आएगा हमारा प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, यानी कि एक कोऑर्डिनेट आपका 0,1 हो गया और एक हो गया -a,0। चलिए अब हम थीटा को देखिए, अब हम थीटा को थोड़ा सा आगे चलते हैं और थीटा की नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं। अब मैं थीटा को रख रहा हूं पाई बाई 6, कितना पुट कर रहा हूं, पाई बाई 6। तो जरा ध्यान देंगे पाई बाई 6 अगर मैं थीटा को रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, यानी कि कॉस 60 1/2 होता है। कितना आएगा, 1/2। देखिए यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और पाई बाई 6 रखने पे ये कॉस पाई बाई 3 होगा। कॉस पाई बाई 3 मतलब ए स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि आर आ जाएगा ए अपॉन रूट 2। तो यहां पर वैल्यू आएगी मेरे पास ए अपॉन रूट, है ना, आर की वैल्यू आएगी ए अपॉन रूट 2। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको पाई बाई 4 रख दूं तो ये कॉस 90 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं थीटा को पाई बाई 4 रखता हूं तो ये 0 आता है। कितना आएगा, 0। और आगे चलते हैं, अब इससे आगे देखिए, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पाई बाई 4 पे ये 0 आ गया। चलिए अब इसके बाद अगर मैं थीटा को, देखिए पाई बाई 4 के बाद अगर मैं थीटा को पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में रखता हूं। अब जरा ध्यान देना, अगर यहां पर वैल्यू पाई बाई 4 से लेकर के अगर मैं थीटा की वैल्यू को, देखिए अगर मैं थीटा को कहां से कहां तक पुट करता हूं, 3 पाई बाई 4 पाई बाई 4, अगर इनके बीच में पुट करता हूं तो ये आएगा इमेजिनरी। क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब यहां पर कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, उसके बाद मैं एक काम करता हूं, अब थीटा को रख देते हैं सीधे पाई बाई 2। तो अगर आप इसको पाई बाई 2 रखेंगे
तो यहां पर देखिए पाई बाई 2 रखने पे पाई हो जाएगा। हाँ, थीटा को पाई बाई 2 रखने पर ये हमारे पास आएगा, एक मिनट, थीटा तो कॉस पाई, है ना। अब यहां पर देखो एक मिनट, हमारे पास कॉस पाई, ठीक, तो पाई बाई 2 रखने पे कितना आएगा जरा ध्यान दीजिए। कॉस पाई बाई 2 मतलब ये 180 हमारे पास हो जाएगा, है ना। कॉस 180 हमारे पास यहां से आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, इस पर जरा ध्यान देंगे कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए अगर मैं थीटा को पाई बाई 2 रखता हूं तो ये कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखिए कॉस पाई की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, यानी कि आर की वैल्यू, ठीक, आर, एक मिनट, -1 आर इंटरसेक्शन थीटा, हमारे पास अभी वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमारे पास वैल्यू आ रही थी हाँ थीटा को, एक मिनट, पाई बाई 2, देखो पाई बाई 2 में तो पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 के बीच में आ रहा है एक्चुअल में, तो पाई बाई 2 नहीं रखेंगे क्योंकि पाई बाई 2 के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पाई पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पाई। अब जरा देखो जरा, अगर आप पाई पुट करते हैं तो पाई पुट करने पे cos 2 पाई हो जाएगा, और cos 2 पाई अगेन 1 होता है, तो r की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास अगेन हमारे पास कितनी आ जाएगी, a, ठीक है ना। r कितना आ जाएगा, a, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a। तो हमारे पास सारी वैल्यूज मिल चुकी है, टेबल हमारे पास बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, कर्व को ट्रेस करना है। तो हमारे 6 के 6 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हमने रीजन फाइंड कर लिया, टेंजेंट फाइंड कर ली, सब कुछ हमारे पास आ गया। अब इनको हम कर्व, इस कर्व को अब हम क्या करते हैं, ट्रेस कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर देखिए एक्स एंड वाई एक्सिस, अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस, ठीक, यहां पर अब हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई, ये हमारे पास दो एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये हमारे पास पोल है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब इस कर्व पे अगर आप ध्यान दें, देखिए अगर कर्व पे ध्यान दें तो सबसे पहले क्या था कि कर्व हमारा सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी कि जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे भी होगा। दूसरे स्टेप पे हमने देखो, अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, सिमेट्रिक है वो तो समझ में आ गया, सबके अबाउट सिमेट्रिक है। स्टेप नंबर 2 था हमारे पास ओरिजिन, तो ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा, ओरिजिन पे हमें दो टेंजेंट मिल रही थी, एक थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, एक थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो पहले मैं उन्हीं दोनों टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए तो मुझे यहां से दो टेंजेंट मिल रही थी, एक थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इधर से आएगी इस तरह से एकदम मिडिल से, ये हो गई हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, है ना। दूसरी टेंजेंट होगी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, तो ये इधर से जाएगी इस तरह से। तो पहले मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर लेता हूं, इससे आसानी हो जाएगी। ये ली, तो ये हो गई हमारी टेंजेंट, है ना। ये क्या आ गई हमारे पास, टेंजेंट आ गई। ये हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, और ये है हमारे पास थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो दोनों टेंजेंट आ चुकी है। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या निकाला था, टेंजेंट निकाली थी। टेंजेंट को दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट दोनों ओरिजिन से ही पास हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा थर्ड स्टेप था, उसमें हमने देखा कि इसमें कोई एजम्प्टोट नहीं है, एजम्प्टोट्स कोई भी नहीं है। चलिए एजम्प्टोट कोई नहीं है। दूसरा, जो हमारे पास, जो हमने ओरिजिन पे हमने दो टेंजेंट निकाले थे रियल है, और ये जो ओरिजिन हमारा नोड है, यानी कि कर्व यहां से दो बार पास करेगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट किया था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनिशियल लाइन के साथ क्या आया था हमारे पास आया था a,0 और माइनस a,0। तो देखिए a,0 इधर कहीं होगा, इधर होगा माइनस a,0, और इधर कहीं होगा माइनस a,0। तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a,0 और माइनस a,0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें पता चल गया। उसके बाद हमने रीजन को आइडेंटिफाई किया था।
तो अगर हम रीजन की बात करें तो जो रीजन है हमारा वो देखो, रीजन में हमने क्या फाइंड किया कि हमारा जो कर्व है वो π/4 से 3π/4 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये थीटा π/4 की लाइन है और इधर से मैं इधर आ जाऊं तो ये थीटा इक्वल टू 3π/4 की लाइन है। भाई ये थीटा -π/4 भी है और ये थीटा 3π/4 भी है, ठीक है ना। देखो यहाँ 90 होगा, 90 + 45, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों ही रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो थीटा है हमारा, जो हमारा थीटा की वैल्यू है, यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी 3π/4 और π/4 के बीच में। बोलो बात समझ में आ गई? यानी कि यहां इन दोनों रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं कर्व एग्जिस्ट करेगा कहां। कर्व एग्जिस्ट करेगा इस रीजन में और इस रीजन में, और ये होगा हमारा डबल पॉइंट, यानी कि ये होगा हमारा नोड। तो देखो आपको क्या करना है, अब कर्व देखिए यहां से इसके बाहर कर्व जाएगा नहीं। अब इसमें एक चीज और आप देखें, तो हमने यहां पर पाई पुट करा, अगर मैं यहां पर देखो, अगर हम थीटा को, थीटा हमारे पास जो आर की वैल्यू हमारी ए है, ए से आगे आर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आर की वैल्यू है उससे आगे नहीं जाएगी, यानी कि कर्व हमारा किस तरीके से जाएगा, अब जरा ध्यान से समझना। ये कर्व के ऊपर टेंजेंट है, इसका मतलब ये कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये कर्व इस तरीके से हमारा जाएगा और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी होगा, इस तरह से ये कर्व हमारा आ गया, ठीक है ना। जैसा ऊपर है वैसा ही क्या है, नीचे भी। सिमिलर बनाना है आपको, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी बनाना। अब देखो ये कर्व ऐसे गया, इस तरह से आ गया, अब ये रिपीट हो गया, यहां से फिर क्या होगा, ये भी टेंजेंट है, तो ये कर्व यहां से ऐसे घूमेगा। अब जैसा ऊपर होगा फिर से अगेन वैसा ही नीचे भी होगा, ठीक है ना। देखिए और इस तरह से ये जा, तो इस तरह का कर्व बनेगा हमारा, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के अबाउट जैसा ऊपर है वैसा ही, क्योंकि सिमेट्रिकल था तो जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा इधर भी होगा। और ये दोनों देखो टेंजेंट हो गई, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर और ये टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, यानी कि ये जो हमारे पास शेप बनी है यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड कर्व होगा। तो हमने कर्व को ट्रेस कर दिया है, तो ये जो हमारा जो इन्फिनिटी के जैसा साइन आ रहा है यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड कर्व है। ये दोनों इसके ऊपर टेंजेंट है और इस रीजन में कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। यहां पर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, इस रीजन में कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, कर्व केवल इस रीजन में और इस रीजन में एग्जिस्ट करेगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई एजम्प्टोड भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है कर्व ट्रेसिंग का। आप इजीली इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रेस द कर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है, कार्डियोइड है ना, लेकिन पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर जो कर्व है इस कर्व का नाम है कार्डियोइड और ये क्या है, r = a1 + cos थीटा। तो चलिए इस कर्व को भी ट्रेस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन कर्व हमारा क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो गिवन कर्व, गिवन कर्व, तो गिवन कर्व है हमारा यहाँ पर r = a1 + cos थीटा, ये हमारा गिवन कर्व है। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सिमेट्री को चेक करेंगे। सिमेट्री, देखिए क्या ये कर्व सिमेट्रिक है ना। तो चलिए चेक करते हैं सिमेट्री। तो ये पहला स्टेप है हमारा, हम सिमेट्री को चेक कर रहे हैं। देखो अगर यहां पर आप थीटा को रिप्लेस कर देते हैं -θ से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos -θ cos थीटा ही होता है ना। तो कर्व रिमेन अनचेंज, द कर्व्स रिमेन अनचेंज, द कर्व remains unchanged when
देखिए कब रहेगा अनचेंज, व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा। आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो अगर यहाँ पर आर को आप माइनस आर से रिप्लेस करेंगे चेंज आ जाएगा, आप थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज करेंगे चेंज आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक ही सिमेट्री प्रेजेंट है, और वो सिमेट्री ये है कि ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। देयरफॉर द कर्व is symmetric about इनिशियल लाइन। तो जो हमारा कर्व है वो इनिशियल लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। इनिशियल लाइन का मतलब होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। चलिए तो हमने सिमेट्री चेक कर ली, हमारा जो कर्व है वो इनिशियल लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। नाउ स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या करना है हमें, सिमेट्री हम चेक कर चुके हैं, अब हम देखेंगे ओरिजिन। नाउ सिमेट्री के बाद अब हम चलते हैं ओरिजिन को चेक करते हैं। ओरिजिन या फिर क्या बोलेंगे, पोल और ओरिजिन। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओरिजिन से कर्व पास होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर पुट करेंगे, पुट आर इक्वल टू 0, आर की जगह 0 पुट करेंगे। अगर आर को 0 पुट करने पे थीटा की रियल वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास होता है। तो चलिए पुट आर इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहां से आर को 0 पुट करने पे देखिए आपको क्या मिलेगा, a1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और यहां से 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, और यहां से कॉस थीटा इक्वल टू -1, और यहां से थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा -1 कब होता है, पाई पे, तो थीटा इक्वल टू पाई, यानी कि यहां पर थीटा की रियल वैल्यू मिल रही है। ये क्या है, विच इज रियल, है ना, विच इज रियल। थीटा इक्वल टू पाई क्या है, एक रियल वैल्यू है ना। तो अगर ये रियल है तो कर्व कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। देयरफॉर द कर्व passes थ्रू ओरिजिन। तो जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास होगा, ये हमें यहां से पता चल गया। अब आगे देखें जरा, तो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, कर्व कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। और यहां पर टेंजेंट देखते हैं जरा, टेंजेंट एट ओरिजिन ना, टेंजेंट एट पोल या ओरिजिन। वैसे यहाँ पर पोलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म में ओरिजिन की जगह पर हम पोल को ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो टेंजेंट एट पोल, तो टेंजेंट एट पोल क्या होगी, थीटा इक्वल टू पाई। ये हमारी टेंजेंट हो गई पोल के ऊपर, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू पाई। यानी कि इस बार जो टेंजेंट होगी वो थीटा इक्वल टू पाई, और थीटा इक्वल टू पाई क्या है, ये तो इनिशियल लाइन ही है, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू पाई जो है वो टेंजेंट है पोल पर। चलिए अब इसके आगे नाउ स्टेप नंबर थर्ड में हमें चेक करना है एसिम्पटोट। देखो जरा एसिम्पटोट है या नहीं है, तो चेक करते हैं एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। देखिए एसिम्पटोट, आप यहां पर ध्यान दीजिए, क्या थीटा की किसी वैल्यू के लिए आर कभी इनफाइनाइट होगा, कभी नहीं होगा, आर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो आर कैन नेवर बी इनफाइनाइट फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सिंस आर नेवर टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ। तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए आर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, यानी कि आर कैन नेवर बी टेंड्स
फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, इसका मतलब यहां पर कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी, देयरफॉर नो एसिम्पटोट, यहां पर भी कोई एसिम्पटोट नहीं होगी। तो हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जिसमें हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो कर्व है ये हमारा इनिशियल लाइन को कहां कहां पर कट करेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा थीटा को 0 पुट। तो चलिए थीटा को 0 पुट करते हैं, देखते हैं। तो पुट थीटा इक्वल टू 0 ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा 4th स्टेप होगा यहाँ पर। तो 4th स्टेप हमारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चेक करते हैं, देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पुट हम यहां पर करेंगे थीटा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 में थीटा को 0 पुट कर दीजिए। थीटा को 0 पुट करेंगे तो आर इक्वल टू कितना मिल जाएगा, देखिए cos 0 1 होता है, जब आप थीटा को 0 पुट करेंगे तो ये आर इक्वल टू 2a हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2a। चलिए देखिए, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन 1 थी आर इक्वल टू ए, आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस cos 0। तो यहां से r इज इक्वल टू आ गया 2a। कितना आ गया, 2a आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 2a, 0। तो 2a, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब कर्व इनिशियल लाइन को 2a, 0 पे कट करेगा, ठीक है ना, 2a, 0 पे कट करेगा। अच्छा एक चीज और यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर थीटा की जगह पर पाई पुट कर दूं तो cos पाई -1 होता है, यानी कि r इक्वल टू 0 होगा। r इक्वल टू क्या होगा, 0। चलिए फिलहाल तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। अब हम नेक्स्ट रीजन फाइंड कर लेते हैं, स्टेप नंबर 5। अब हम कैलकुलेट करते हैं रीजन। देखिए रीजन क्या होगा, अगर मैं रीजन की बात करूं, देखिए जो हमारा कर्व है, कर्व क्या है, पहले मैं कर्व की इक्वेशन लिख देता हूं तो रीजन हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर अगर आप रीजन को चेक करें कि r की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। यानी कि अगर ये -1 होगा तो r 0 आएगा, और ये अगर +1 होगा तो r 2a आएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, r 0 से लेकर 2a तक ही वेरी करेगा। यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो कर्व होगा वो 0 से 2a के बीच में आएगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर आप क्या लिखेंगे, सिंस जो हमारा cos थीटा है, क्या है, cos थीटा, cos थीटा की जो वैल्यू होगी, cos थीटा की वैल्यू सिंस, अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो ये 1 से लेस देन इक्वल टू और -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो जब ये -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो r कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो इसका मतलब ये कि जो r है, r की वैल्यू वेरी करेगी r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 2a। तो r हमारा 0 से लेकर 2a तक वेरी करेगा, यानी कि जो हमारा कर्व है वो एग्जिस्ट करेगा कहां पर, r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू 2a तक। तो कर्व एग्जिस्ट है ना इनसाइड द सर्कल r इक्वल टू 2a। तो यानी कि हमारा जो कर्व है वो r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू 2 तक ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि r की वैल्यू कभी भी 2a से बड़ी नहीं आएगी, है ना। तो r की वैल्यू मिनिमम आएगी 0 और मैक्सिमम आएगी 2a, यानी कि कर्व एग्जिस्ट करेगा 0 से लेकर के 2a तक। तो चलिए रीजन हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की, और लास्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप नंबर 6, जिसमें हम बनाएंगे एक टेबल। अब एक टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए एक टेबल हम यहां पर बना लेते हैं। देखिए एक टेबल बनाते हैं, ये लो, ठीक। यहां पर मैं पुट कर रहा हूं थीटा,
थीटा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर निकालेंगे आर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए थीटा, तो हम यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले मैं थीटा को पुट कर देता हूं 0। तो जब आप थीटा को 0 पुट करेंगे, जरा ध्यान देना, अगर आप थीटा को 0 पुट करेंगे तो आर कितना आएगा? आर आएगा 2a। जब थीटा 0 होगा तो आर आएगा 2। बोलो बात समझ में आ रही है? थीटा अगर 0 होगा तो आर कितना आएगा? 2a आएगा। अब आगे चलते हैं और थीटा को पुट करते हैं। कितना पुट करें? थीटा, है ना, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां पर हमारे पास 60 पुट कर देते हैं, π/3। देखिए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो यहां पर मैं इसको पुट कर देता हूं π/3। तो जब आप इसको π/3 पुट करेंगे तो cos π/3 1/2 होता है, यानी कि 3a/2 आ जाएगा। 3a/2। तो देखो जब एंगल बढ़ रहा है तो आर कम हो रहा है। देखो यहाँ 2a था, यहाँ 1.5a हो गया। चलिए उसके बाद थीटा को पुट कर देते हैं 90। कितना पुट कर देते हैं? 90। थीटा और बढ़ गया। थीटा को जब आप 90 पुट करेंगे तो ये a आ जाएगा। cos 90 0 होता है, ये आएगा a। तो देखो r डिक्रीज हो रहा है लगातार, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है r डिक्रीज हो रहा है। और आगे चलते हैं, और आगे चले तो चलिए π/2 हमने पुट कर दिया, है ना। अब सीधे पुट करते हैं पाई। जब आप पाई पुट करेंगे, यहां पर जरा ध्यान देना, अगर आप पाई को पुट करते हैं तो पाई पुट करने पे यहां पर आपको मिलेगा 0, आर हो जाएगा 0। चलिए आर हमारे पास 0 हो गया, ठीक है ना। और आगे देखें, अब इसके बाद अगर मैं यहां पर एंगल को पुट कर देता हूं सीधे, अब हम चलते हैं 3π/2 पे। 3π/2, अगर मैं यहां पर इसको 3π/2 मतलब 270, तो 3π/2 पुट करूंगा तो देखिए 270 पे cos 0 होता है, तो r अगेन a हो जाएगा, ना आ जाएगा a। और उसके बाद लास्ट में हम इसको पुट कर देते हैं 2π, है ना, 2π। तो 2π रखने पे ये अगेन 1 आ जाएगा और ये वापस 2a, जहां से चले थे वहीं आ गए। देखिए 0 पे भी 2a था और 2π पे घूम के वापस आए तब भी 2a ही है। और ये वैसे भी जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, इनिशियल लाइन के ऊपर बनेगा, वैसा ही नीचे भी बनेगा। तो अब इस कर्व को जरा ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे ये कर्व ड्रॉ होगा। देखिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पर एक्स और इनिशियल लाइन और थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस और यहां पर मेरे पास आ गई एक्स, ठीक है। ये ठीक, चलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। चलो अब देखिए, ये हमारी आ गई इनिशियल लाइन, ये हमारी आ गई थीटा इक्वल टू π/2। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और ये थीटा इक्वल टू π/2, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने सिमेट्री निकाली थी। ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि जैसा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसा ही कर्व एक्स एक्सिस के नीचे भी बनेगा इनिशियल लाइन के। पोल अगर आप देखें तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है कर्व, और जो ओरिजिन है, अब जरा ध्यान देना, जो ओरिजिन है हमारा, वहां पर जो टेंजेंट है वो थीटा इक्वल टू पाई है। थीटा इक्वल टू पाई मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया और निगेटिव एक्स एक्सिस थीटा इक्वल टू पाई हो गया। क्योंकि आप अगर यहां पर ध्यान देंगे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, यहां पर देखिए ये थीटा इक्वल टू 0 की लाइन है, तो यहां पर एंगल घूमते घूमते 180 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू पाई की लाइन, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। चलिए तो निगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि थीटा इक्वल टू पाई, इसका मतलब ये हमारी टेंजेंट है। क्या है ये? टेंजेंट है, ध्यान दीजिएगा।
ये टेंजेंट है हमारे पास, तो यहां पर जो टेंजेंट है वो ये है। ध्यान रखना ये टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है, थीटा इक्वल टू पाई लाइन। उसके आगे चलते हैं, तो टेंजेंट हमें पता चल गई थीटा इक्वल टू पाई, और थीटा इक्वल टू पाई टेंजेंट के बाद अब हमारे पास आता है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट कोई है ही नहीं ना। स्टेप नंबर 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है 2a, 0। तो एक काम करता हूं मैं 2a, 0 यहां पर मार्क कर देता हूं पहले। ये मेरे पास है 2a, 0। ये क्या है, 2a, 0। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि यहां से भी पास हो रहा है और यहां से भी ये आएगा 2a, 0। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो हमारा कर्व है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 से लेकर 2a तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये कर्व एग्जिस्ट कर रहा है। और अब जो हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो मार्क किए उन पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए, जब थीटा 0 है तो r2a है ना, यानी कि जब थीटा 0 तो ये है, तो r2a यहां पर है। उसके बाद जब थीटा π/4 है तो r जो है वो 3a/2 है, r की वैल्यू 3a/2, यानी कि r कम हो जाएगा अगर थीटा, देखिए थीटा π/2 का मतलब है एंगल कहीं ऊपर जाएगा, एंगल की लाइन ऐसे, एंगल ऐसे घूमते हैं ना, तो इधर कहीं आएंगे, यानी कि हमारा जो कर्व है वो ऐसे घूमेगा। ठीक, उसके बाद इसमें आप देखिए जब एंगल π/2 है तो r की वैल्यू a हो गई। इसका मतलब जब मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा तो r मेरे पास a होगा, यानी कि r की वैल्यू यहां कहीं कुछ आएगी। और दूसरी चीज ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन कहीं होगा नहीं, तो देखिए ये कर्व आएगा कैसे, ये कर्व ऐसे आएगा। जरा ध्यान से देखेंगे कर्व कैसे आएगा। देखिए ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे घूमेगा और ऐसे आएगा। ठीक है ना, देखिए यहां पर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 0,a। क्यों, क्योंकि जब थीटा π/2 है तो r a के इक्वल है। अब r a के इक्वल है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस तरह का कर्व बन जाएगा। दूसरा, अब क्योंकि ये कर्व जो है हमने पहले स्टेप में पढ़ा सिमेट्रिक है इनिशियल लाइन के अबाउट, तो जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर बना है वैसा ही इनिशियल लाइन के नीचे भी बना है। और बाकी आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं कि जब एंगल पाई है, देखिए जब एंगल पाई है थीटा पाई कहां होगा, यहां, तो देखो थीटा जब पाई है तो अगेन r 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब थीटा 90 है तो r अगेन a के बराबर हो गया। देखो जब थीटा 270 है, सॉरी थीटा 270 यहां आएगा तो r a के बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी होगा। और उसके बाद लास्ट में जब थीटा 2π है तो अगेन ये 2a हो जाएगा, यानी कि घूम के वापस वहीं पहुंच जाएगा। तो जैसा ऊपर है वैसा ही आप नीचे बना देंगे तो ये आपका कर्व जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से जैसा ऊपर बनाया आपने वैसा ही नीचे भी बना दीजिए। सिमिलर बनाना है, थोड़ा ध्यान देंगे। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा -a,0, सॉरी 0, माइनस। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो कर्व है वो कंप्लीट हो गया है ना। ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो बन चुका है जो हमें बनाना था इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कर्व है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप पोलर फॉर्म, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो सबको करने के स्टेप सेम है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं आपको लास्ट में बता चुका हूं, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन आता है तो आप करने से पहले इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन जरूर देखें, अगर वो आसान है तो उसको करें। इसलिए नहीं कि कर्व ट्रेसिंग आपसे होगा, नहीं, कर्व ट्रेसिंग होगा, लेकिन कर्व ट्रेसिंग में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो आप ध्यान दें कि जिस क्वेश्चन में कम समय लगता है आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कहीं पर भी कोई भी मार्क्स ना कटे तो आपको कर्व ट्रेसिंग भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग का कभी कभी छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, जिसमें या तो आपको केवल एसिम्पटोट्स निकालनी होती है या केवल कई बार पूछ लेते हैं कि सिमेट्री चेक करिए, है ना, केवल
सिमेट्री चेक करवा लेते हैं 2 नंबर में। इसलिए अगर आप देखिए 2 नंबर में आपके पास कोई चॉइस भी नहीं होती है, तो इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको कर्व ट्रेसिंग भी पढ़नी होगी। ठीक, दूसरा, अगर कभी कभी क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन, मान लीजिए आपके पास जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा लेकिन आपको कर्व ट्रेसिंग आ रहा है, तो तब भी आप कर्व ट्रेसिंग को कर सकते हैं। कर्व ट्रेसिंग टफ नहीं है, आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, समय लगेगा करने में, थोड़ा सा क्वेश्चन भी लेंथी नहीं है, बस आपको कर्व को ट्रेस करना है जो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। और पहले भी आपको बता चुका हूं, कर्व ट्रेसिंग में अगर गलती होगी तो लास्ट ही स्टेप में होगी, वरना तो गलती नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के सारे स्टेप फिक्स है, आपको मालूम है आपको क्या क्या करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा जो कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक था वो अब हमारा कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, r = a sin 2 थीटा। इसको आप अपने आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और इसके कर्व को क्या करें, ट्रेस करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा कर्व ट्रेसिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो अब आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।